Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing about the musculoskeletal system disorder. Today, we are discuss on amputation. Let's start with introduction. The word amputation is derived from ambi. Ambi about and around means ambi means about and around, and putre to prune or to cut. The Latin word amputare means to cut away. तो मेनली जो यहाँ पर एम्पुटेशन का मतलब है कि लेटिन वर्ड से लिया गया है. एम्प्यूट्रे मीन्स टू कट अवे, किसी पार्ट को काट करके अलग करना या कट डाउन करना, सेपरेट करना. ये जो कंडीशन है वो कहलाती है एम्पुटेशन की. ठीक है, तो इसी से मीनिंग से हमको समझ में आ रहा है कि एम्पुटेशन मीन्स कि किसी भी बॉडी पार्ट का कट डाउन करके उसको सेपरेट करना, बॉडी से अलग करना. दिस प्रोसीजर इज़ नोन एज एम्पुटेशन. अब यहाँ पर एम्पुटेशन की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप का हो सकता है, टोटल और पार्शियल. ठीक है, और स्पेशली जो है ये एक्सट्रीमिटीज़ में करने वाला सबसे ज़्यादा प्रोसीजर है. एम्पुटेशन ओवरऑल बॉडी में किसी भी बॉडी ऑर्गन को, किसी भी बॉडी पार्ट को अगर सेपरेट किया जा रहा है, कट करके अलग किया जा रहा है, तो कंडीशन एम्पुटेशन ही कहलाती है. ठीक है, it is result by any mechanical injury or cutting by sharp particle, by accidentally or by intentional attack, animal bite or attack, terrorist attack, war etc. तो एम्पुटेशन यानी कि बॉडी का जो है बॉडी पार्ट का बॉडी से कट होकर के अलग होना. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मेडिकल टर्म में ही होता है. ठीक है, या फिर ऐसे इन जनरल अगर हम बात करें तो किसी भी इंडिविजुअल का बॉडी पार्ट जो है वो किसी इंटेंशनल अटैक की वजह से या एक्सीडेंटल अटैक की वजह से ऐसा हो सकता है. जैसे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ, या कोई इंडिविजुअल ऑक्यूपेशनल वर्कर है, वो इस तरह से कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट की हैंडलिंग करते हैं और उनका जो है अटेंशन अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है और उनके लिम्ब जो है वो कट होकर के अलग हो सकते हैं. ठीक है, तो वो कंडीशन भी एम्पुटेशन की कहलाती है. बट यहाँ स्पेशल अगर हम एम्पुटेशन की मेडिकल टर्म में बात करें, यानी कि एम्पुटेशन का मेडिकल यूज में बात करें, तो यहाँ पर एम्पुटेशन कंसिडर एज ए सर्जिकल रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर टू मैनेज मैनी क्रिटिकल कंडीशन, फॉर एग्जांपल गैंग्रीन, बोन, सॉफ्ट टिश्यू, ट्यूमर, क्रश इंजरी एंड फ्रोस्ट बाइट. ठीक है, तो ये सब कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है. ऐसी सारी कंडीशन है जहाँ पर इस तरह का अल्सर बनने लगता है, इस तरह का नेक्रोटिक टिश्यू बनने लगते हैं जिनको कि हील नहीं किया जा सकता. तो उनकी हीलिंग नहीं हो पा रही है, तो वो इन्फेक्शन जो है कंटिन्यूस, या हम कह सकते हैं कि नेक्रोटिक डेड टिश्यू जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं. तो इंक्रीज होते जाएंगे तो इसकी वजह से जो है पेशेंट को कंटिन्यूस पेन होगा, उसके अलावा एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट, ये सारी कंडीशन रहेगी. तो उससे अच्छा है कि उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को जो है कट करके अलग कर दिया जाए. जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो है फ्रोस्ट बाइट का यहाँ पर एग्जांपल बताया गया है कि ये एक जो है यहाँ पर फ्रोस्ट बाइट की वजह से कंप्लीट जो है यहाँ पर फिंगर, लोअर लिम्ब का फिंगर जो है ये अफेक्ट हुआ है. अब यहाँ पर जो है कंप्लीट नेक्रोटिक कंडीशन में डेवलप हो चुका है, तो इसको फिर यहाँ से कट करके अलग कर दिया. ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहला रही है, यहाँ पर एम्पुटेशन की कंडीशन कहला रही है. ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ, तो उसको देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्पुटेशन मीन्स क्या होता है. कि जहाँ से भी जो है हमारा बॉडी पार्ट इस तरह का हो चुका है, एक तरह से डेड हो चुका है, कंडीशन कंप्लीटली हम कह सके कि डेड हो चुका है, अब हमारे बॉडी के साथ वो अटैच है, तो वो बॉडी को हार्मफुल, बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसका कोई बेनिफिट बॉडी को नहीं मिल रहा है. तो उस कंडीशन में उसको कट करके अलग करना ही जो है वो प्रोटेक्टिव प्रिकॉशंस हो जाता है. क्योंकि अगर उसको कट करके अलग नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर उसको कट करके अलग नहीं किया जाएगा तो उस कंडीशन में ये होगा कि वो इन्फेक्शन को कंटिन्यूसली स्प्रेड करेगा. इन्फेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, कंटिन्यूस पेन, या इस तरह की जो है उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वो बनी रहेगी. ठीक है, तो उसको रिसोल्व करने के लिए बेटर यही है कि उस पार्ट को कट करके अलग कर दिया जाए. ठीक है, यही जो है एम्पुटेशन कहलाता है.
कोज की हम बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन कोज जो है एम्पुटेशन के लिए वो ट्रोमा है। ट्रोमेटिक एम्पुटेशन यानी इंजरी की वजह से बॉडी पार्ट वैसे ही सेपरेट हो जाता है किसी इंडिविजुअल का, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एम्पुटेशन डेट अकर एट द सेंस ऑफ एन एक्सीडेंट वेयर द लिम्ब इज partially or entirely separate as the direct result of the accident or trauma। जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। लेबर एक्सीडेंट जैसे इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, सिलेंडर, कटर मशीन, वुड कटर मशीन, ये सब जो है एक जो एडवांस इक्विपमेंट है तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी होते हैं, बट अगर इनकी हैंडलिंग ठीक तरह से नहीं की जाए तो इनकी वजह से कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सीडेंट, जो एग्रीकल्चर डिवाइसेस होती हैं वो भी जो है काफ़ी पावरफुल डिवाइस होती है और उसमें भी जो है कंटिन्यूसली शार्प इक्विपमेंट होते हैं। तो जो एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं जैसे कि ग्रेन वगैरह जो निकालते हैं किसान, तो वो मशीन में कई बार एक्सीडेंटली जो है मशीन में अनाज को डालना होता है, उसी समय जो है वो उनका लिम्ब भी चला जाता है। तो उस कंडीशन में जो है उनको लिम्ब कम्प्लीटली एम्पुटेट हो जाता है मशीन में जाने की वजह से। तो ये सारी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं और ये सारे कोज करती हैं एम्पुटेशन को। नेक्स्ट हम बात करें अगर एग्रीकल्चर एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिकल शॉक हजार्ड्स, वॉयलेंस रप्चर ऑफ द शिप रोप और इंडस्ट्री वायर रोप। तो वॉयलेंस रप्चर का मतलब है कि अगर जो है कोई वॉयलेंस करता है उसकी वजह से जो है वो इस तरह से शार्प रोप्स वगैरह का यूज़ करता है तो उसकी वजह से भी लिम्ब जो है वो कट के एम्पुटेट हो सकते हैं। एनिमल अटैक की वजह से अगर कोई जो शार्प टीथ वाले या कह सकते हैं कि जो पावरफुल एनिमल है, जैसे कि हम बात करें कि शार्क अटैक अगर किसी को हुआ, कि जैसे कोई जो है स्विमिंग के लिए जाता है कहीं पर किसी भी सी में या बात करें किसी भी ओशन में, तो कहीं पर भी वहाँ पर जो है क्रोकोडाइल्स हो सकते हैं, ठीक है, मगरमच्छ हो सकते हैं, शार्क अटैक हो सकता है। तो ये सब इनकी वजह से भी क्या हो सकता है कि एंटायरली, क्योंकि वो तो जो है एक इंडिविजुअल को कम्प्लीटली जो है वो उनको एक इंडिविजुअल को किल करके एज ए फूड जो है डाइजेस्ट करना चाहते हैं, बट जो है कि एक इंडिविजुअल का एक बेटर लक होता है कि वो उसका सिर्फ लिम्ब ही जो है वो एनिमल अटैक से चला जाता है, बाकी बॉडी बची रह जाती है, ठीक है। तो ये सब कोज हो सकते हैं जिससे कि एम्पुटेशन हो जाता है एक इंडिविजुअल को। इसी तरह से टेरर अटैक बहुत होते हैं आजकल, ठीक है। तो टेरर अटैक में क्योंकि एक विस्फोट होता है तो उस विस्फोट की वजह से जो है एंटायर किसी का ज़रूरी नहीं है कि सब हर किसी की डेथ हो, काफ़ी सारे इंडिविजुअल होते हैं जो सीवियरली इंजर्ड हो जाते हैं, उनका लिम्ब चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह की सब कंडीशन एम्पुटेशन की देखने को मिलती है, ये सारे कोजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इन्फेक्शन की वजह से कई बार जो है एम्पुटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बोन इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस, डायबिटिक फूड इन्फेक्शन, गैंग्रीन, बर्न, टिश्यू नेक्रोसिस, एनिमल बाइट के साथ जो है वहाँ पर इन्फेक्शन भी डेवलप्ड हो जाता है अगर, क्योंकि बाइट किया है एनिमल ने तो किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन और सेप्सिस वहाँ पर डेवलप्ड हो रहा है तो उन सब कंडीशन में भी जो है एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ती है। फोस्ट बाइट यानी कि एक लंबे टाइम तक अगर कोल्ड से एक्सपोजर होना पड़े, जैसे कि ये जो है फोस्ट बाइट की कंडीशन, ये सियाचिन बॉर्डर पे जो हमारे सोल्जर्स वहाँ पर अपनी पोस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है, -20 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो उस कंडीशन में उनकी जो लिम्ब होती है या कह सकते हैं बॉडी पार्ट जो होते हैं लोअर लिम्ब डिस्टल एंड वाले, तो वो कम्प्लीटली इतनी ज़्यादा कोल्ड की वजह से वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और धीरे धीरे जो वहाँ के जो लोअर डिस्टल एंड है वो नेक्रोटिक होने लगता है वहाँ पर। तो ये पोस्ट बाइट की कंडीशन भी बनती है एक्सट्रीम वेदर की वजह से, एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से जो है कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट लीगल पनिशमेंट भी इसका कोज हो सकता है। कई कई जो सऊदी अरेबिया या जो अरब कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ में मैक्सिमम जैसे ईरान हुआ, ठीक है, और यूनाइटेड अरब अमीरात हुआ, तो यहाँ पर जो है पनिशमेंट दिया जाता है इस तरह का कि अगर एक इंडिविजुअल जो है कोई क्राइम करता है तो उसका लिम्ब काट करके एम्पुटेट करके
अलग कर दिया जाता है, तो वहाँ पर भी एज ए लीगल पनिशमेंट भी कोज हो जाता है एम्पुटेशन। ठीक है, तो ये सारे तो कोज हैं एम्पुटेशन के। बाकी अगर सर्जिकली जो है हमको करना है कि सर्जिकली बॉडी पार्ट को कट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो सब इंडिकेशन में आ जाते हैं। इंडिकेशन की बात करें तो पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ लाइक डायबिटिक फूड अल्सर, सेकंड सीवियर ट्रॉमा लाइक क्रश बोन इंजरी, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ऑस्टियोमाइलाइटिस इन्फेक्शन, गैंग्रीन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड पुअर हीलिंग, कंजेनाइटल इरिवर्सिबल नर्व पाल्सी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है कि एक इंडिविजुअल जो है या तो उसको पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज जैसे डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ फूड हो गया है, मतलब डायबिटिक अल्सर हो गया है, ऐसा अल्सर हो गया है जो ट्रीट नहीं हो पा रहा है, कंटिन्यूस स्प्रेड होता जा रहा है, सीवियर ट्रॉमा और क्रश बोन इंजरी, यानी कि ऐसी इंजरी है जिसमें कि बोन जो है उसका चूरा हो चुका है, एक तरह से कह सके कि जैसे कोई इंडिविजुअल है उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेटली जो है एक ट्रक उसके ऊपर से अगर निकल गया उसके लिम्ब के ऊपर से, तो उसका जो कम्प्लीटली बोन है वो पूरी क्रश हो जाएगी, चूरा बन जाएगा बोन का। तो इस सारी कंडीशन में जो है वहाँ पर कोई हील नहीं किया जा सकता उसको, फिर वहाँ पर पर्टिकुलर लिम्ब को जो है पर्टिकुलर बोन को कट करके अलग करना ही एक ऑप्शन बचता है। इसी तरह से मैलिग्नेंट ट्यूमर है, अगर बोन ट्यूमर हो गया है, किसी को ऑस्टियोमाइलाइटिस कंडीशन है और इन्फेक्शन होता है बोन का, तो वो अगर क्रोनिक इन्फेक्शन डेवलप्ड हो गया है तो उस कंडीशन में गैंग्रीन अगर बन रहा है, ठीक है, तो ये सब कंडीशन है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन से हुआ है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमाइलाइटिस की वजह से कोई फ्रैक्चर हुआ है और वो फ्रैक्चर हील नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सारे इंटरवेंशन किए जा रहे हैं बट फ्रैक्चर हील नहीं हो पाता, तो इन सब कंडीशन में भी फिर वो सीवियर क्रोनिक पेन डेवलप करेगा और कंटिन्यूसली इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, तो उस कंडीशन में भी एम्पुटेट करने का सजेशन दिया जाता है। नेक्स्ट, कंजेनाइटल इरिवर्सिबल नर्व पाल्सी, यानी कि एक इंडिविजुअल को जन्म के साथ ही जो है नर्व पाल्सी है, उसका कोई लिम्ब पर्टिकुलर लिम्ब जो है वो काम नहीं करता है, तो वो उसके लिए किसी भी तरह से जो है या किसी को जो है पोलियो हो जाता है तो उनके भी लिम्ब जो है वो एक तरह की पर्टिकुलर जो है पाल्सी की कंडीशन में रह जाते हैं, तो वो उस लिम्ब का जो है पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते और उनके लिए वो कहीं ना कहीं जो है एक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता लिम्ब का, तो उस कंडीशन में उससे बेटर माना जाता है कि उसको कट करके जो है प्रोस्थेटिक डिवाइस लगा दिया जाए, ताकि एक इंडिविजुअल का जो अलाइनमेंट है या जो है उसको कह सकते हैं कि लंगड़ाते हुए ना चलना पड़े, एक इंडिविजुअल जो है वो आराम से चल सके, तो उसके लिए उसका जो नर्व पाल्सी वाला जो लिम्ब है उसको या पोलियो अफेक्टेड जो लिम्ब से उसको कट करके निकाल दिया जाता है और उसकी जगह जो है प्रोस्थेटिक डिवाइस लगा दी जाती है, ताकि एक इंडिविजुअल जो है प्रोस्थेटिक डिवाइस के साथ ज़्यादा बेटरली जो है अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सके। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेशन यहाँ पर हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन की बात करें तो मेनली यहाँ पर 2 टाइप्स एम्पुटेशन के, 2 ही टाइप्स है, फर्स्ट है ओपन एंड सेकंड इज द क्लोज्ड। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करें ओपन या गुलियोटिन एंकल एम्पुटेशन इज इंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन और नेक्रोसिस इन द मिड फुट और हिंड फुट सच एज वेट गेज गैंग्रीन। तो एक ये कंडीशन जो है ओपन या गुलियोटिन एम्पुटेशन की, तो ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी कि गैंग्रीन बन रहा है उस कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो इन्फेक्शन की कंडीशन है, तो एक इन्फेक्शन कंटिन्यूसली जो है स्प्रेड होगा, तो उस कंडीशन में एज ए एमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है तुरंत बोन को या एंटायर लिम्ब को जो है कट करना होता है, बट यहाँ पर जो है उसको कुछ टाइम तक ओपन रखते हैं, है ना, जो वुंड बनता है, क्योंकि कट करने के बाद कुछ पार्ट तो बचेगा। ठीक है, तो उसको जो है यहाँ पर किसी भी तरह की बोन फ्लैप से या किसी भी तरह के स्किन फ्लैप से, फ्लैप ऑफ स्किन से यहाँ पर क्लोज नहीं किया जाता, कुछ टाइम तक उसको ओपन रखा जाता है और ओपन रखने के बाद फिर
यहाँ पर 2 स्टेप का प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। ओपन एम्पुटेशन में क्या है, 2 स्टेप हो जाती है। फर्स्ट स्टेप, इट इज़ प्रेफर्ड एज ए फर्स्ट स्टेज टू कंट्रोल इन्फेक्शन, यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो है सिर्फ बॉडी पार्ट को, जितना भी एंटायर लिम्ब है जो अफेक्टेड पार्ट है उसको कट करके अलग किया जाता है, और दोबारा जो है इसको फॉलोड बाय डेफिनेटिव एम्पुटेशन, यानी कि फिर बाद में जो है उसको क्लोज किया जाता है फ्लैप ऑफ स्किन के साथ, उसको बाद में क्लोज किया जाता है। कुछ टाइम तक ऑब्जर्व किया जाता है कि गैंग्रीन जो था उसको हमने कट करके रिमूव तो कर दिया, बट फिर भी इन्फेक्शन जो है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा इन्फेक्शन जो है एक ही बार में चला जाए, तो दोबारा अगर वो इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं तो उसको कुछ टाइम तक ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमें इन्फेक्शन के कोई चांस नहीं मिलते, दोबारा जो है रीअकरेंस के चांस नहीं मिलते हैं, तो फिर उसको जो है डेफिनेटिव एम्पुटेशन की तरह, यानी क्लोज्ड जो है, क्लोज्ड एम्पुटेशन करके उसको क्लोज कर दिया जाता है बाद में हो, ठीक है। बट प्राइमरी स्टेप में उसको ओपन रखा जाता है, इसलिए इसको ओपन एम्पुटेशन कहा गया है। सेकंड जो है क्लोज्ड मायोप्लास्टिक और फ्लैप, जहाँ पर कि इस तरह की कंडीशन नहीं है, नेक्रोटिक कंडीशन नहीं है, जहाँ पर कि जो है क्लियर कंडीशन है कि हाँ जो है बॉडी पार्ट को सिर्फ कट करके अलग करना है। जैसे इंजरी हुई है, ठीक है, कोई भी इंजरी हुई है सडनली, जैसे पहले लिम्ब में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं था, सिर्फ सडन इंजरी हुई है और उसकी वजह से जो है कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, तो उस कंडीशन में उसको कट करके अलग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है फ्लैप ऑफ स्किन तुरंत कट करने के बाद तुरंत जो है उसकी क्लोजिंग कर दी जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड एम्पुटेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेजिडुअल लिम्फ इज कवर्ड बाय द फ्लैप ऑफ स्किन, ठीक है। तो फ्लैप ऑफ स्किन किस तरह से बनाया जाता है, ये भी आपको जो है आपने वीडियो जो मैंने पहले शेयर किए हैं अगर वो देख लिए होंगे तो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से फ्लैप ऑफ स्किन बनाया जाता है विद द यूज ऑफ मसल्स एंड द स्किन। फ्लैप ऑफ स्किन इज सूचर पोस्टीरियरली, मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है वो क्लोज्ड एम्पुटेशन वाली टेक्निक का ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंपैरेटिवली ओपन एम्पुटेशन टेक्निक, ठीक है। तो ओपन जो है वो स्पेसिफिक है, गैंग्रीन में ही उसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जर्व करना होता है कि गैंग्रीन निकला है कि नहीं, ठीक है। उसका दोबारा रीअकरेंस के चांसेस भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ टाइम तक उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ओपन रखा जाता है, ठीक है। सर्जिकल कंसिडरेशन की बात करें हम एम्पुटेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है टूर्निकेट किया जाता है टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, यानी कि ब्लड सप्लाई को जो है कम कर दिया जाता है, बट यहाँ पर नॉट यूज इन इस्चेमिक लिम्स। अगर इस तरह का लिम्ब है कि ऑलरेडी जो है ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, तो फिर उस कंडीशन में ये टूर्निकेट टेक्निक जो है स्किप कर दी जाती है, नहीं यूज़ की जाती। सेकंड है लिम्फ साल्वेज टेक्निक। लिम्फ साल्वेज टेक्निक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिम्ब को जितना हम बचा सकते हैं, जितने हेल्दी टिश्यू बचे हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाना, और कम से कम जो है जितने जितना है कि डेड पार्टिकल है सिर्फ उन्हीं का रिमूवल करना, तो ये कहलाती है लिम्ब साल्वेज टेक्निक। इसमें जो है सबसे फर्स्ट कंसेप्ट होता है रीवस्कुलराइजेशन का, यानी फोकसिंग ऑन द एंजियोजेनेसिस और स्टेम सेल थेरेपी। यहाँ पर मेनली फोकस किया जाता है कि जो ब्लड नए न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है वो हो सके, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस टेक्निक को हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस, ठीक है। तो रीवस्कुलराइजेशन या एंजियोजेनेसिस मेनली फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल फ्रॉम द प्री एग्जिटिंग वेसल्स, यानी कि पुरानी वेसल्स से नई वेसल्स के बनने पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है, ताकि क्योंकि जब तक नई ब्लड वेसल्स नहीं बनेगी तब तक हीलिंग जो है उसकी नहीं हो पाएगी। सेकंड जो है हाइपरबेरिक ऑक्सीजनेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी एक स्पेशलाइज्ड ऑक्सीजन थेरेपी है जिसमें हाइपरबेरिक चैम्बर में पेशेंट को रखा जाता है, जिससे कि जो है एक ऑक्सीजन लेवल, एक अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन लेवल इंडिविजुअल को प्रोवाइड होता है। ऑक्सीजन जो है कितनी ज़्यादा ज़रूरी है टिश्यू हीलिंग के लिए, तो यहाँ पर भी क्योंकि गैंग्रीन बन रहा है, इस तरह के जो है सीवियर और क्रिटिकल वुंड कंडीशन है, तो उनसे रिकवर करने के लिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूमर रिसेक्शन विद द बोन ग्राफ्टिंग, तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ट्यूमर रिसेक्शन विद बोन ग्राफ्टिंग। तो कई कंडीशन जहाँ पर बोन में अगर
ट्यूमर बन रहा है तो उसको रिमूव किया जाता है और फिर वहाँ पर एक आर्टिफिशियल ग्राफ्ट बोन जो है वो यूज़ किए जाते हैं, या जॉइंट वगैरह में तो आर्टिफिशियल जॉइंट जो है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइन द लेवल ऑफ एम्पुटेशन बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ मैक्सिमम वाइबल टिश्यू फॉर द वुंड हीलिंग। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट आ जाता है कि एम्पुटेशन कहाँ से किया जाए। तो इस तरह से एम्पुटेशन को इस तरह से मैनेज किया जाता है कि उसके बाद जो है प्रोस्थेटिक इम्प्लांटेशन इजीली किया जा सके। एक इंडिविजुअल जो है उसकी प्रायोरिटी क्या है ये भी डिपेंड करता है। कई बार एक इंडिविजुअल को अगर ओल्ड एज है और उनको ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी होती है तो उस कंडीशन में फिर इस तरह से सर्जरी की जाती है ताकि मिनिमम कॉम्प्लिकेशन हो, मतलब सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बट अगर कोई यंग एज का है तो फिर वहाँ पर ध्यान दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिम्ब को फंक्शनेबल बनाने के लिए वहाँ पर फोकस किया जाता है। भले ही वहाँ पर थोड़ा रिस्क हो, वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल को जो है उसके लिए काफ़ी उसका बाकी का सर्वाइवल टाइम काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको अपनी एक्टिविटी जो है अगर ज़्यादा ठीक से नहीं हो पाएगा, ज़्यादा कैपेबल नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में उसको फिर ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा बॉडी पार्ट को बचाया जा सके उतने बचाने के लिए कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ एम्पुटेशन डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन, उसकी एज क्या है, उसके डिज़ायरेबल गोल क्या है आगे के लिए, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, डेवलप ए फंक्शनल नॉन टेंडर प्रेशर टॉलरेंट रेजिडुअल लिम्ब। नेक्स्ट जो है कि मेन जो सर्जरी का फोकस होता है कि एक फंक्शनल और नॉन टेंडर ऐसी जो है लिम्ब को जितना भी बचा है उसको इस तरह से सिक्योर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका फंक्शनल जो लिम्ब एम्पुटेशन के बाद बचेगा उसकी भी फंक्शनल कैपेबिलिटी अच्छी होगी, उसमें टेंडरनेस नहीं हो, कम से कम टेंडरनेस आए। ठीक है, और उसकी टॉलरेंस जो है वो प्रेशर को या जो बॉडी वेट को टॉलरेंस करने की उसकी जो टॉलरेंस कैपेसिटी है वो भी अच्छी हो सके। तो ये सब जो है सर्जिकल एक्सपेक्ट है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही सर्जरी या एम्पुटेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग। तो यहाँ पर 2 टाइप की ड्रेसिंग जो है वो यूज़ की जाती है। 2 टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग टेक्निक आर यूज्ड। फर्स्ट इज सॉफ्ट ड्रेसिंग एंड सेकंड इज द क्लोज्ड रिज्ड प्लास्टर ड्रेसिंग। ओके, तो फर्स्ट सॉफ्ट ड्रेसिंग सिक्योर विद द इलास्टिक बैंडेज परमिट वुंड inspection used with the patient who should avoid early weight bearing, example those with peripheral vascular disease। तो यहाँ पर सॉफ्ट ड्रेसिंग जो है वो मेनली कहाँ पर की जाती है, जहाँ पर कि वुंड जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि ओपन, यहाँ पर वही कंडीशन आ गई कि अगर ओपन एम्पुटेशन हुआ है तो वहाँ पर जो है वो सॉफ्ट ड्रेसिंग यूज़ की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है बार बार वुंड का इंस्पेक्शन करना ज़रूरी रहेगा, उसकी हीलिंग को देखना ज़रूरी रहेगा, इसलिए यहाँ पर सॉफ्ट ड्रेसिंग जो है अप्लाई की जाती है। वहीं जो क्लोज्ड एम्पुटेशन है वहाँ पर क्लोज्ड रिज्ड प्लास्टर ड्रेसिंग, यानी कि एम्पुटेशन के बाद वहाँ पर प्लास्टर लगा दिया जाता है ताकि क्या कर सके, इसके बेनिफिट अच्छे होते हैं, जल्दी रिकवरी होती है। अप्लाइड इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोस्थेसिस। ठीक है, तो इसको इमीडिएटली जो है वो अप्लाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एडिमा को कंट्रोल किया जा सकता है, सर्कुलेशन और हीलिंग को ये प्रमोट करता है। ठीक है, पेन को मिनिमाइज करता है और मूवमेंट को जो है वो ज़्यादा मैक्सिमाइज करता है। शेप रेजिडुअल लिम्ब, यानी कि दोबारा जो है एक अच्छा शेप जो है वो आ सके रेजिडुअल लिम्ब का, बचे हुए लिम्ब का, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, परमिट अटैचमेंट ऑफ प्रोस्थेटिक एक्सटेंशन एंड अर्ली एम्बुलेशन। तो ये जो है इसकी वजह से एक इंडिविजुअल को प्रोस्थेटिक डिवाइस जो है वो इजीली यूज़ कर पाएगा, क्योंकि हीलिंग जितनी जल्दी होएगी उतनी जल्दी एक इंडिविजुअल जो है वो प्रोस्थेटिक डिवाइस यूज़ कर सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है क्लोज्ड के लिए क्लोज्ड ड्रेसिंग यूज़ की जाती है और ओपन एम्पुटेशन के लिए ओपन ड्रेसिंग यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है। सबसे पहला जो इवैल्यूएशन है हीमोडायनामिक इवैल्यूएशन, तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहाँ तक जो है वो ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए एंजियोग्राफी की जाती है या जिनोन 133 स्कैन किया जाता है। तो ये जिनोन 133 स्कैन जो है ये एक स्पेशल टाइप की गैस होती है जो कि एक इंडिविजुअल को इनहेल करवाई जाती है और उसके बाद जो है उसका स्कैन किया जाता है, जिससे कि इजीली पता चल सके, या हम कह सकते हैं कि विजुअलाइजेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे से आता है जो भी हम स्कैन करेंगे उसमें, जिससे हमें पता चल पाएगा कि कहाँ तक जो है वो ब्लड सप्लाई प्रॉपरली हो पा रही है, ताकि हमें एम्पुटेशन लेवल को हम पता कर सकें। क्योंकि एम्पुटेशन वहाँ तक ही किया जाता है जहाँ तक कि ब्लड सप्लाई नहीं, जिसके आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही। क्योंकि टिश्यू नेक्रोसिस का जो कोज है वो यही है कि वहाँ से आगे वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रही, इसी वजह से वहाँ पर टिश्यू नेक्रोसिस हुआ है। तो जहाँ तक ब्लड सप्लाई बची हुई है उसको रिस्टोर करना, तो उसका पता करने के लिए जो है वो जिनोन 133 स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ ड्रेनिंग वुंड आर डन टू असिस्ट इन कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन प्री ऑपरेटिवली। ठीक है, तो इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन का कोज क्या है, उसको पता करने के लिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ साउंड। ठीक है, परफॉर्मेंस टू डिटरमाइन द फंक्शनल पोटेंशियल पोस्ट ऑपरेटिवली। तो एक इंडिविजुअल का प्री ऑपरेटिवली कितनी फंक्शनल कैपेबिलिटी है उसको डिटरमाइन करना, ताकि उसी के बेस पे पोस्ट ऑपरेटिवली कितना ज़्यादा एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर पाएगा, ये उसका एवाल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट, एवाल्यूएशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, रीनल एंड अदर बॉडी सिस्टम। तो नॉर्मल रूटीन जो चेकअप होते हैं, है ना, वो नॉर्मल रूटीन चेकअप होना ज़रूरी है, ताकि एक इंडिविजुअल को जो है किसी भी तरह की रिस्क ना बढ़े सर्जरी के बाद। तो इन सब सारे सिस्टम का जो असेंशियल वाइटल ऑर्गन है हमारे, उनके फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल होना ज़रूरी है, उससे रिलेटेड सारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर किए जाते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल स्टेटस इज इवेलुएट एंड ऑप्टिमाइज विद एडिक्वेट प्रोटीन टू एनहेंस वुंड हीलिंग। एक इंडिविजुअल को जो है सजेस्ट किया जाता है कि उसका प्रोटीन डाइट जो है वो अच्छा हो जब एम्पुटेशन होना है उससे पहले ही, क्योंकि एम्पुटेशन के बाद उसको हीलिंग के लिए जो है वो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन ही जो है मेन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो पेशेंट ले रहा है या नहीं ले रहा है उसको ऑब्जर्व करना, और उसके बारे में उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना या मेनू प्लानिंग उसको प्रोवाइड कराना, जिससे कि उसका प्रोटीन जो है वो एडिक्वेट हो सके। नेक्स्ट, एक्सरसाइज आर टोट टू स्ट्रेंथ मसल्स फॉर यूज़ ऑफ एम्बुलेटरी एड्स। तो यहाँ पर एक्सरसाइज पहले से ही बता दी जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज का या फिजियोथेरेपी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एम्पुटेशन यानी कि जब लिम्ब कट होकर के अलग हो जाएगा, उस सेपरेट हो जाएगा बॉडी से, तो उसके बाद एक इंडिविजुअल को किस तरह से जो है एक्सरसाइज करनी पड़ेगी वापस से जो है एक नॉर्मल लेवल पे आने के लिए। तो ये पहले से ही प्री डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। बट ये सब कब कर पा रहे हैं हम प्री ऑपरेटिवली मैनेजमेंट, जब हमारे पास टाइम है, इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, जहाँ पर हम पेशेंट हमारे पास चेक कराने आता है और हम पेशेंट को जो है इतना टाइम दे सकते हैं कि वो इसके बारे में डिसीजन ले सके, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें जो है वो बताई जाती है। बट कई जो कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो वहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता। तुरंत जो है पेशेंट आता है, तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है कि वहाँ पर जो है एम्पुटेशन करना पड़ेगा, और एम्पुटेशन कर दिया जाता है। तो ये सब कंडीशन तब है तब जब हमारे पास टाइम है, जो है प्लान सर्जरी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर डू पुशअप फ्रॉम द पोन पोजीशन। तो यहाँ पर वही है कि पेशेंट को जो है किस तरह से वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप उसको कराया जाए, सेटअप कराया जाए, ताकि मोबिलिटी को मेंटेन किया जाए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ एम्बुलेटरी एड इज टॉट। जैसे कि एम्बुलेटरी एड जो होते हैं, जैसे कि क्रैचर्स, वॉकर, इन सब की प्रैक्टिस पहले से जो है स्टार्ट करवा दी जाती है। इंस्टिल कॉन्फिडेंट इन एबिलिटी, उसके अलावा जो है उसका कॉन्फिडेंस देखना है कि कितने कॉन्फिडेंटली एक इंडिविजुअल जो है ये एड्स
वॉकिंग डिवाइस जो है, वॉकिंग एड जो है उनको यूज़ कर पा रहा है या नहीं यूज़ कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मेंटेन मोबिलिटी, तो मोबिलिटी को एनकरेज करना, एरोएम एक्सरसाइज करानी है, सिटअप पुशअप ये कंटिन्यूस कराने हैं। प्रिपेयर फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव मोबिलिटी, ठीक है, तो ये सब जो है एक एडिक्वेट जो मोबिलाइजेशन है, जो मोबिलिटी है वो पोस्ट ऑपरेटिवली मैनेज करने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए इसको प्री ऑपरेटिव टाइम से ही स्टार्ट करवा दिया जाता है। नेक्स्ट फैंटम सेंसेशन इज एक्सप्लेन। अब फैंटम सेंसेशन या फैंटम पेन जो होता है, यानी एक इंडिविजुअल को ऐसा लग सकता है कि जब उसका लिम्ब जो है वो कट डाउन करके अलग कर दिया जाएगा तो उसको बाद में लगेगा कि मुझे जो है वहीं पे पेन हो रहा है, जबकि उसका लिम्ब ही नहीं है, फिर भी उसको लगेगा कि मुझे वहाँ पर मेरा लिम्ब भी है और मेरा पेन वहाँ पर पेन भी हो रहा है। तो ये फैंटम सेंसेशन या फैंटम पेन जो है, ये फीलिंग कहीं पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में कुछ टाइम तक हो सकती है, तो इसके बारे में पेशेंट को पहले से ही एक्सप्लेन करना और उसको समझा देना। नेक्स्ट इमोशनल सपोर्ट इज़ गिवन। इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट ज़रूरी है। सपोर्ट कंसेप्ट ऑफ एम्बुलेशन, ठीक है, कंप्लीट उसके बारे में जो भी पेशेंट को बताना है, वो उसके कोई डाउट है तो सब कुछ क्लियर करना, ताकि पेशेंट की एंजाइटी को प्रिवेंट किया जा सके। प्री ऑपरेटिवली उसको कोई एंजाइटी ना रहे और पेशेंट जो है मेंटली वो कैपेबल हो जाए कि उसकी बॉडी इमेज जो है वो चेंज होने वाली, उसका एक बॉडी पार्ट जो है वो अब उसके साथ नहीं रहेगा, कट होकर के अलग हो जाएगा। ठीक है, अवॉइड अनरियलिस्टिक एंड मिसलीडिंग रीएश्योरेंस, यानी झूठी सांत्वना नहीं देनी है पेशेंट को, जो भी रियलिस्टिक गोल हो सकते हैं वही बताने हैं, क्योंकि पेशेंट को जो है कई बार बोल देते हैं कि नहीं ठीक है सब सही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार जो है वो हीलिंग जो है वो एम्पुटेशन के बाद भी जो है वो हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, पेशेंट को जो है कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो जो भी रियलिस्टिक गोल हैं, जो भी रियलिस्टिक कंडीशंस हो सकती हैं, वो ही पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एनेस्थीसिया सर्जरी एंड इमोबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम टू टाइम पेशेंट की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है या एनेस्थीसिया सर्जरी और इमोबिलिटी, इन सबके रिक्वायर्ड जो भी ज़रूरी असेसमेंट है वो करना ज़रूरी होता है। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस की अब अगर हम बात कर लें तो फियर एंड एंजाइटी, ये प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस है। Fear and anxiety related to lack of knowledge, progression of condition and treatment regimen evidenced by depression, inactivity, restlessness। ठीक है, तो ये प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस है। मोस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो सब प्री ऑपरेटिव भी रहेगी, बट मेन क्योंकि यहाँ अगर इमरजेंसी कंडीशन है और हम जो है डिसीजन लेते हैं एम्पुटेशन का, तो मेन यहाँ फिर सारा डिसीजन लेने के बाद जो है एक फियर एंड एंजाइटी पेशेंट को रहेगी, क्योंकि उसको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, इमरजेंसी कंडीशन है। तो मेन जो है यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ही है, उसी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी प्री ऑपरेटिव में फियर एंड एंजाइटी, पेशेंट को पेन भी होगा क्योंकि लिम्ब है तो वहाँ पर किसी ना किसी तरह की इंजरी है, ट्रॉमा है, ठीक है, ट्यूमर है, तो वो सब जो है पेन, एक्यूट और क्रोनिक पेन की कंडीशन, वहाँ पर पेन की कंडीशन रहेगी, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की कंडीशन रहेगी, इमोबिलिटी रहेगी, फिजिकल इनएक्टिविटी की कंडीशन रहेगी। तो ये सब प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस जो हम अभी तक कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस यूनिट में, वो सब प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस भी रहने वाली है, बट मेनली हमारा फोकस यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पे रहेगा। ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में हम बात करें तो द एक्सट्रीमिटी शुड बी in full expansion and may be elevated if the possible and extension splint immobilize may be indicate। यहाँ पर मेनली जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलिटी को उनको ध्यान पे देना है पेशेंट को। जैसे ही सर्जरी होती है उसके बाद पेशेंट कॉन्शियस होता है तो उसको लिम्ब को मोबिलाइज करवाना शुरू करना है। कॉम्प्लिकेशन आर मोनिटर, कॉम्प्लिकेशन को कंटिन्यूसली हमको मोनिटर करना है, जैसे कि हैमरेज, इन्फेक्शन, अनरिलीव्ड फैंडम पेन एंड नॉन हीलिंग वुंड। ठीक है, तो कई बार जो है कहीं ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है सर्जिकल साइट से, वहाँ पर इन्फेक्शन डेवलप्ड हो सकता है, या कह सके कि फैंटम पेन इस तरह का हो सकता है कि पेशेंट को वो रिलीव्ड ही नहीं हो रहा है, पेशेंट को कंटिन्यूसली बना हुआ है, तो उसके लिए जो है कहीं ना कहीं एंजाइटी कोज करेगा। नॉन हीलिंग वुंड जो है, वुंड की हीलिंग जो है वो नहीं हो पा रही है, कोई पॉजिटिव हीलिंग सिम्टम्स वहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो उन सबको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। रिहैबिलिटेशन इज़ इनिशिएट थ्रू द प्रोस्थेटिक फिटिंग इफ़ इंडिकेटेड। तो कई रिहैबिलिटेशन टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है,
जैसे ही वुंड हीलिंग प्रॉपर हो जाती है उसके बाद प्रोस्थेटिक डिवाइस जो है वो यूज़ की जाती है ताकि पेशेंट को ज़्यादा कैपेबल बना सके डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट, ऑप्टिमल ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द डायबिटिक मेलाइटस, हार्ट डिजीज इन्फेक्शन, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, peripheral vascular disease and age related deterioration which are factor limiting rehabilitation। तो यहाँ पर जो है कंडीशंस जो हैं वो, क्योंकि ओल्ड एज में अगर इस तरह का एम्पुटेशन किया जा रहा है तो वहाँ पर सब कंडीशन हो सकती है। पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, या COPD या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ये सब कंडीशन और उनके साथ किस तरह से कॉपिंग उनकी बढ़ाई जाए उस पर फोकस करना ज़रूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ वुंड ब्रेक डाउन इन्फेक्शन, डिले इन हीलिंग ऑफ रेजिडुअल लिम्फ, अगर थेरेपी इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट डिले इन रिहेबिलिटेशन। ठीक है। तो यहाँ पर अगर वुंड जो है वो प्रॉपर हील नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में जो एडवांस थेरेपीज है उनको एज सुन एज पॉसिबल उनको स्टार्ट कर देना चाहिए, और ताकि एक इंडिविजुअल का जो है वो रिहेबिलिटेशन वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके, बेटर बनाया जा सके। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ बॉडी इमेज चेंज इज़ प्रोमोटेड। ठीक है। तो ये पहले से ही प्री ऑपरेटिव टाइम से स्टार्ट कर दिया जाता है, बट कई बार अगर इमरजेंसी में जो है सर्जरी की जाए तो पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में ये पेशेंट को जो है कोप करना मुश्किल हो जाता है कि उसका बॉडी पार्ट अब नहीं रहा, या हो सकता है कि पेशेंट का जब सर्जरी किया गया वो टोटली अनकॉन्शियस था और उसके फैमिली मेम्बर ने ऐसा डिसीजन ले लिया क्योंकि उसकी लाइफ को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो उस कंडीशन में पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है। ठीक है। उसको कोई साइकोटिक कंडीशन हो सकती है। तो उन सब से रिकवर करने के लिए उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना और साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ देना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें तो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाती है रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू हेमरेज फ्रॉम द डिस्टर्ब सर्जिकल हीमोस्टेसिस। ठीक है। तो फर्स्ट रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम हो सकता है फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। यहाँ पर इंटरवेंशन की हम बात करें तो मॉनिटर पेशेंट फॉर सिस्टमेटिक सिम्टम ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस जैसे हाइपरटेंशन, वाइडलिंग पल्स प्रेशर, टेकिकार्डिया, डायफोरेसिस, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये सारे साइन हमको जो कि इंडिकेट करते हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हो रहा है पेशेंट को, तो उनको ऑब्जर्व करना है। वॉच फॉर द एक्सेसिव वुंड ड्रेनेज, अगर बहुत ज़्यादा वुंड ड्रेनेज हो रहा है तो ये भी जो है इंडिकेट करता है कि ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कीप टर्निकेट इन व्यू अटैच टू द एंड ऑफ द बेड एंड अप्लाई टू द रेजिडुअल लिम्ब इफ एक्सेसिव ब्लीडिंग अकर। तो टर्निकेट करना ज़रूरी हो जाता है अगर पर्टिकुलर साइड से ड्रेनेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि दोबारा जो है पेशेंट को सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह के कई बार होता है कि सर्जरी के बाद ब्लीडिंग होती है तो दोबारा सर्जरी की जा सकती है या सर्जिकल साइट को ओपन किया जा सकता है कि हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ब्लड वेसल जो है वो प्रॉपरली क्लोज ना की गई हो, उसका लाइगेशन प्रॉपरली ना किया गया हो। तो इस कंडीशन में हमको जब तक ये डिसीजन सर्जन नहीं ले लेते तब तक तुरंत जो है अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो ट्यूनिकेट वहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, रेनफोर्स ड्रेसिंग एज रिक्वायर्ड यूजिंग असेप्टिक टेक्निक। ड्रेसिंग की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वुंड है उन वुंड में जो है उसकी क्लोजिंग ज़रूरी है, सर्जिकल ड्रेसिंग ज़रूरी है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। एज वेल एज ब्लीडिंग जो है वो भी जो है वो प्रिवेंट होती है अगर प्रॉपर ड्रेसिंग की जाए। तो ओपन वुंड से इजीली ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और क्लोज अगर वुंड है तो वहाँ पर वो हेल्प करता है कि वहाँ पर जो है क्लॉटिंग इजीली हो सके और ब्लीडिंग का प्रिवेंशन हो सके। नेक्स्ट, मीज़र सक्शन ड्रेनेज, जो जितना भी जो ड्रेनेज है उसको मेज़रमेंट उसका किया जाए ताकि इनटेक आउटपुट में उसको भी काउंट किया जाए, पता लगे कि कितना ज़्यादा इंडिविजुअल का इनटेक है और कितना ज़्यादा आउटपुट हो रहा है। अगर माइनस में जा रहा है फ्लूइड इनटेक और आउटपुट ज़्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में ये भी इंडिकेट करता है कि पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट है। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू एडिमा एंड टिश्यू रेस्पॉन्स टू सर्जरी एंड प्रोस्थेसिस। तो इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूज़न भी देखने को मिलेगा। सर्जरी होने की वजह से हो सकता है ब्लड सप्लाई उतनी ठीक से ना हो पाए,
ठीक है, वहाँ पर रीवस्कुलराइजेशन अगर नहीं हो पा रहा है जो कह सकते हैं हम, या एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो पा रही, नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से जो टिश्यू परफ्यूज़न है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एडिमा को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि एडिमा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई में वो इंटरफेयर करेगा। सेकंड, एलिवेट रेजिडुअल लिम्ब टू प्रमोट वीनस रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ लिम्ब को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एलिवेट करके रखने के लिए सजेस्ट किया जाता है, ताकि जो है वो ग्रेविटी के फोर्स से जो है प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन वो मेंटेन हो सके, वीनस रिटर्न जो है वो ज़्यादा पॉसिबल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, यूज़ एयर स्प्लिंट इफ प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रिस्क्राइब किया जाता है तो इस तरह से एयर स्प्लिंट भी, यानी कि प्रेशर भी जो है यूज़ किया जा सकता है, तो वो भी हेल्पफुल करता है टिश्यू परफ्यूजन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, मेंटेन प्रेशर ड्रेसिंग। प्रेशर ड्रेसिंग या हम कह सकते हैं कि इलास्टिक बैंडेज जो है वो यूज़ की जाती है, ताकि एक प्रॉपर कवरिंग जो है वो वुंड पे बनी रहे। ये भी हेल्पफुल होती है ब्लड जो वेसल्स होती है उनको प्रॉपर जो है प्रेशराइज करने के लिए, और प्रॉपर जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और ब्लड सप्लाई को इनिशिएट करने के लिए। नेक्स्ट, रीअप्लाई इफ नेसेसरी यूजिंग स्टेराइल ड्रेसिंग सिक्योर्ड विद द इलास्टिक बैंडेज। ठीक है, ऑलरेडी वी आर डिस्कस। नोटिफाई सर्जन इफ रिस्ट कास्ट ड्रेसिंग कम्स ऑफ। ठीक है, तो अगर रिज का ड्रेसिंग लगाया गया और वो लूज़ हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें सर्जन को नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस इज इनइफेक्टिव कॉपिंग रिलेटेड टू चेंज इन द बॉडी इमेज। तो समटाइम इट इज़ वेरी क्रिटिकल टू अडॉप्ट विद द चेंजिंग बॉडी इमेज। ठीक है, जब किसी इंडिविजुअल का बॉडी लिम्ब जो है वो लूज़ हो जाता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कई बार जो है इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है एक इंडिविजुअल कि उसका लिम्ब अब नहीं रहा, स्पेशली जब ये डिसीजन उसने खुद ना लिया हो, उसका एक्सीडेंट हुआ और फैमिली मेम्बर इस तरह का डिसीजन लेते हैं, और जब वो होश में आता है तो उसको अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है तो उसके लिए उसको एक्सेप्ट करना जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फीलिंग जो है उसको इनकरेज करने के लिए बोलना चाहिए, पेशेंट से ज़्यादा बात करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीएश्योरेंस देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, असिस्ट पेशेंट टू अडॉप्ट द चेंज इन द सेल्फ केयर एक्टिविटी, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ताकि पेशेंट सेल्फ केयर एक्टिविटी कर सके। जो भी कंडीशन है उसके साथ जो अडॉप्ट करना है उसको, जैसे उसको क्रैचेस वॉकिंग सीखनी है, वॉकर की हेल्प से चलना सीखना है, तो ये सब चीज़ों के लिए, या प्रोस्थेटिक डिवाइस के लिए, तो ये सब चीज़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न जो है वो पेशेंट के साथ किया जाए। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज एम्पुटेशन एनकरेज इंडिपेंडेंस इन वन हैंडेड सेल्फ केयर एक्टिविटी यूजिंग वन हैंड एट वन हैंडेड नाइफ एज नीडेड। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल है उसको जिस तरह से अगर आपस एक्सट्रीमिटीज़ लॉस हुआ है तो उसके रिगार्डिंग क्या एक्टिविटीज़ है जो सिर्फ वो वन हैंड से कर सकता है, उसके लिए उसको वो सब टीच कराना, डेमोन्स्ट्रेट करना। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में अगर है तो उस कंडीशन में पेशेंट इंडिविजुअल जो है किस तरह से अपने आप को मोबिलाइज कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, व्हील चेयर का यूज़ कर सकता है, तो वॉकर का यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो वो सब उसको इन सब के साथ हैबिचुअल बनाना, इनकी प्रैक्टिस करना, उसको डेमोन्स्ट्रेट करवाना, ये सारे यहाँ पर ज़रूरी इंटरवेंशन हो जाते हैं। नेक्स्ट, एक्यूट एंड क्रोनिक पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर एंड फैंटम सेंसेशन। ठीक है, तो फैंटम पेन जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है ऐसी कंडीशन में, जो गोल होगा हमारा टू कंट्रोलिंग पेन। ठीक है, कंट्रोलिंग पेन के लिए जो है सबसे पहले असेसमेंट करना ज़रूरी है पेशेंट को, लोकेशन क्या है पेन की, कितना ज़्यादा लेवल ऑफ पेन क्या है, ठीक है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, वो सब। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक्स मेडिसिन। ठीक है, जो भी एनाल्जेसिक्स मेडिसिन है वो तो प्रिस्क्राइब करना ही है, बट मेनली हमारा फोकस होगा यहाँ पर कि नॉन फार्मास्यूटिकल पेन मैनेजमेंट टेक्निक, जैसे मसल्स रिलैक्सेशन, म्यूजिकल थेरेपी, इन सब के बारे में पेशेंट को बताना, इनकरेज करना। रिकॉग्नाइज दैट इंक्रीज डिस्कम्फर्ट में इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ हेमाटोमा, इन्फेक्शन एंड नेक्रोसिस। यानी पेशेंट को अगर ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उस कंडीशन से हेमाटोमा
इन्फेक्शन और नेक्रोसिस की रिस्क बढ़ सकती है। तो ये पेशेंट को बताना है कि वो डिस्कम्फर्ट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अगर हो रहा है तो बिल्कुल उसको बताए। नेक्स्ट, फैंटम सेंसेशन भी अगर कई बार होते हैं तो वो भी पेशेंट को जो है इनकरेज करना है कि वो फैंटम सेंसेशन से ओवरकम हो सके। ठीक है। एंटीसिपेट कंप्लेन ऑफ पेन एंड सेंसेशन लोकेटेड इन द मिसिंग लिम्ब। ठीक है। तो ये सब जो है पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट जो है यूजिंग फिजिकल modalities like warping, temperature change and the ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशंस। तो ये सब यूज़ किए जाते हैं ताकि फैंटम पेन जो है उसको रिसोल्व किया जा सके। एनकरेज पेशेंट एक्टिविटी टू डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ फैंटम लिम्ब पेन। तो पेशेंट जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेगा उतने ज़्यादा जो है उसको एक्चुअल सेंसेशन आएंगे, जो उसके फैंटम सेंसेशन है वो डिक्रीज होते जाएंगे। नेक्स्ट, रीएश्योरेंस पेशेंट डेट फैंटम लिम्ब पेन विल डिमिश ओवर टाइम। ठीक है। तो ये यहाँ पर रीएश्योरेंस ऐसा दिया जा सकता है कि धीरे धीरे जितनी ज़्यादा आप मोबिलाइज करेंगे, अपने आप को मोबिलिटी करेंगे, एक्टिविटी को मेंटेन करेंगे, उतनी जल्दी आपका जो फैंटम पेन है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू एम्पुटेशन, मसल्स वीकनेस, एल्टर्ड इन द बॉडी वेट डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट, यहाँ पर जो इसका गोल हो जाएगा टू प्रमोट द फिजिकल एक्टिविटी। इसके लिए हम क्या इंटरवेंशन करेंगे? एनकरेज पेशेंट फ्रिक्वेंटली रीपोजिशनिंग, ताकि पेशेंट का जो है प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। टीच पेशेंट टू अवॉइड लॉन्ग पीरियड ऑफ वन पोजीशन, ताकि बेड सोर्स ना हो पेशेंट को। ठीक है। अवॉइड डिपेंड एडिमा, पेशेंट जो है वो डिपेंडेंट एडिमा ना हो। अवॉइड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, तो ROM एक्सरसाइज जो है वो इंडिविजुअल करता रहे तो उसको फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज़ नहीं होगी। अवॉइड स्किन प्रेशर एरिया, जितने भी स्किन प्रेशर एरिया है जहाँ पर कि ज़्यादा प्रेशर होता है तो उनके लिए फ्रिक्वेंटली पोजीशनिंग चेंज करता रहे इंडिविजुअल, या हम उसको एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस ये सब प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज़ लाइक लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एम्पुटेशन अगर हुआ है तो लिफ्ट, फ्लेक्शन, कॉन्ट्रेक्चर किया जा सकता है पेशेंट को। अवॉइड प्लेसिंग रेजिडुअल लिम्ब ऑन द पिलो। ठीक है। तो पिलो के ऊपर जो है वो शुरू में उसको अवॉइड करना है। एनकरेज प्रोन पोजीशन ट्वाइस पर डे एंड अडक्शन डिफॉर्मिटी, यूज़ ट्रोंकेटर रोल, अवॉइड पिलो बिटवीन द लेग्स। ठीक है। तो ये सब जो है कई बार पिलो जो है लगाने की आदत बनती है तो उसको अवॉइड करना है यहाँ पर, क्योंकि वो जो है एम्पुटेशन की कंडीशन में जो है थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। उसकी वजह से जो है पेशेंट को ज़्यादा कंडीशन जो है टिश्यू हीलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो यहाँ पर अवॉइड करना है। नेक्स्ट, एनकरेज एक्टिव ROM एंड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज व्हेन प्रिस्क्राइब टू। ठीक है। तो एनकरेज करना है यहाँ पर ROM एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को। मिनिमाइज मसल्स एट्रोफी, इंक्रीज मसल्स स्ट्रेंथ। ROM एक्सरसाइज जो है ये उसके बेनिफिट होते हैं। एक इंडिविजुअल की जो मसल्स एट्रोफी है वो जो मिनिमाइज होती है, यानी मसल्स जो है वो उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म होने लगती है, हम कह सकें उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है ड्यू टू द लैक ऑफ मोबिलिटी। तो यहाँ पर वो मिनिमाइज होता है, मसल्स स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होती है। प्रिपेयर रेजिडुअल लिम्ब फॉर प्रोस्थेटिक, तो प्रोस्थेटिक डिवाइस यानी आर्टिफिशियल डिवाइस जो होती हैं उनको लगाने के लिए जो है एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है अगर एक इंडिविजुअल रेगुलर ROM एक्सरसाइज कर रहा है तो। प्रमोट री-एस्टैब्लिश ऑफ बैलेंस एम्पुटेशन एल्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी वेट। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल को ये समझाना ज़रूरी है कि अब उसको जो अपना बॉडी वेट है वो एक लिम्ब पे ही उसको रहने वाला है, तो उसके साथ वो किस तरह से एडॉप्ट हो सकता है, उसके लिए जो है बैलेंस किस तरह से उसको बना के रखना है, ये सारी प्रैक्टिस उसको हैबिट करवानी है, डेमोन्स्ट्रेट करवानी है। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र टू चेयर विद इन 48 आवर आफ्टर सर्जरी। तो व्हील चेयर पे जो है पेशेंट को ट्रांसफ़र करके उसकी मोबिलिटी कराना ज़रूरी है एज सुन एज पॉसिबल विद इन 48 आवर आफ्टर सर्जरी। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट एंड गार्ड लोअर limb empty during the balance exercise, like arise from the chair, stand on toes holding on the chair, bend knee holding onto chair, balance on one leg without the support, hop on the foot while the holding on the chair। तो चेयर का सपोर्ट लेते हुए किस तरह से
एक इंडिविजुअल स्टैंड हो सकता है, उस पर बैठ सकता है, अपने आप को जो है बेंड कर सकता है। तो ये सारी की सारी धीरे धीरे एक्सरसाइज और एक इंडिविजुअल को कैपेबिलिटी, क्योंकि हो सकता है कि जब तक जो है पेशेंट का प्रॉपर हीलिंग नहीं हो जाती तब तक उसको व्हील चेयर का ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हील चेयर के यूज़ के साथ एक इंडिविजुअल किस तरह से हैबिचुअल हो सकता है व्हील चेयर से बेड पर ट्रांसफ़र होने के लिए, बेड से व्हील चेयर ट्रांसफ़र होने के लिए, तो वो सब प्रैक्टिस उसको यहाँ पर करवानी है, उसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट, सुपरवाइज एम्बुलेशन यूज़ ऑफ व्हील चेयर एंड सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर पेशेंट को जो है डेमोन्स्ट्रेट करना, सुपरवाइज करना ज़रूरी है। ये सारी इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकती है। पेशेंट एजुकेशन की हम बात करें अगर कि पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है तो वहाँ पर क्या क्या टीचिंग देना ज़रूरी है। तो टीच द पेशेंट एंड फैमिली हाउ टू वार्प रेजिडुअल लिम्फ विद द इलास्टिक बैंडेज टू कंट्रोल एडिमा एंड टू फॉर्म ए फ्रेम कॉन्साइल शेप ऑफ प्रोस्थेटिक फिटिंग। ठीक है, तो एक प्रॉपर शेप बनाने के लिए, जो कि क्योंकि सर्जरी हुई है, हीलिंग होती है, तो अगर प्रॉपर शेप नहीं दिया जाएगा तो उसका जो है शेप बिगड़ सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर प्रोस्थेटिक डिवाइस जो है उनको फिट करने के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर जो है वॉर्पिंग जो है ज़रूरी है। वॉर्पिंग जो है आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर कर दिया है किस तरह से जो है एम्पुटेट लिम्ब को वॉर्प किया जाता है, आपने देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वॉर्पिंग जो है किस तरह से की जाती है। वॉर्पिंग जो है जनरली वो 1 से 3 दिन बाद ही शुरू हो जाती है जैसे सर्जरी की जाती है। बट अगर वहाँ पर किसी इंडिविजुअल को जैसे हार्ड प्लास्टर ड्रेसिंग किया गया है तो वहाँ पर वॉर्पिंग की ज़रूरत नहीं होती जब तक प्लास्टर कास्ट लगा हुआ है। बट जैसे उसका प्लास्टर कास्ट रिमूव्ड होता है उसके जस्ट आफ्टर जो है फिर उसको वॉर्पिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब तक कि प्रोस्थेटिक डिवाइस जो है वो यूज़ नहीं की जा रही है, इम्प्लांट नहीं की जा रही है तब तक। ठीक है, यूज़ डायगोनल फिगर ऑफ 8 बैंडेज टेक्निक। ठीक है, तो क्रॉस बैंडेजिंग जो है फिगर ऑफ 8 का यूज़ करते हुए बनानी है। ये भी आपको वार्पिंग के वीडियो में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वार्प डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, तो डिस्टल से प्रॉक्सिमल साइड पे जो है वो हमेशा अप्लाई किया जाता है बैंडेज को। ठीक है, नेक्स्ट, बिगिन warping with the minimum tension and increase as the wound heal and the suture was removed। ठीक है, तो warping with the minimal tension and increase as the wound heal and the suture are removed। ठीक है, तो जैसे जैसे जो है वो सूचर जो भी वुंड हीलिंग के लिए सूचर लगाए थे उनको निकाल दिया जाता है, वैसे वैसे जो है इसका टेंशन यानी कि जितना ज़्यादा उसको टाइट किया जा सके वो टाइटनेस उसकी बढ़ाई जाती है। स्टार्टिंग में जो है ना इसको ज़्यादा टाइट किया जाता है ना ज़्यादा लूज़ रखा जाता है। जो बैंडेज अप्लाई की जाती है इलास्टिक बैंडेज या जो वार्पिंग की जाती है बैंडेज से, तो वो जो है धीरे धीरे उसको ज़्यादा टाइट किया जा सकता है जब इसकी हीलिंग प्रॉपर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, रीवार्प रेजिडुअल लिम्ब a couple of time per day and necessary to achieve a smooth graded tension dressing। तो रीवॉर्पिंग यानी कि बार बार जो है लिम्ब पर जो है वॉर्प करना या बैंडेज अप्लाई करना वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद जो है या हम कह सकें कि मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स के बाद जो उसकी टाइटनेस है वो लूज़ हो जाती है। ठीक है, तो लूज़ ड्रेसिंग जो है वो कभी भी इफेक्ट नहीं होती, इसलिए उसको दोबारा जो है जितना एडिक्वेट टाइटनेस उसके लिए मेंटेन करने के लिए दोबारा जो है उसको वॉर्प करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, टीच द पेशेंट रेजिडुअल लिम्फ कंडीशन। ठीक है, तो रेजिडुअल लिम्फ कंडीशन किस तरह से ऑब्जर्व करनी है वो पेशेंट और फैमिली को टीच करना ज़रूरी है। पुश द रेजिडुअल लिम्फ अगेंस्ट द सॉफ्ट पिलो, तो जैसे जैसे जो है वो हीलिंग प्रॉपरली होती जाएगी, अगर हीलिंग प्रॉपर हो चुकी है तो उस कंडीशन में धीरे धीरे अब प्रेशर यहाँ पर जो है वो लिम्ब को बढ़ाना है। तो ये जो लिम्ब पे प्रेशर जो है या एक तरह से मसाज की टेक्निक जो है वो इस तरह से की जाती है कि जो सॉफ्ट टिश्यू है उसके अगेंस्ट उसको जो है लिम्ब को लगाया जाता है, प्रेशर क्रिएट किया जाता है। ग्रेजुअली पुश रेजिडुअल लिम्ब अगेंस्ट द हार्डर सरफेस, पहले सॉफ्ट पिलो पे, फिर हार्ड पिलो पर, फिर हार्ड सरफेस के अगेंस्ट जो है उसको लिम्ब को प्रेशराइज किया जाता है या उसकी मूवमेंट जो है वो करवाई जाती है। ये मसाज का काम करती है और मसाज हिल्ड रेजिडुअल लिम्फ टू सॉफ्टन स्कार, डिक्रीज टेंडरनेस एंड द इम्प्रूव वस्कुलरिटी। तो ये जो है मसाज टेक्निक इस तरह से
वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो टिश्यू हीलिंग में और टेंडरनेस को प्रिवेंट करने में, और वस्कुलरिटी यानी कि जो न्यू जो ब्लड सर्कुलेशन सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, एज वेल एज फिर आ जाता है कि जब एक इंडिविजुअल का एम्पुटेट पार्ट है, जो वहाँ की हीलिंग अगर प्रॉपर हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पर प्रोस्थेटिक डिवाइस जो है वो फिट की जाती है, ताकि एक इंडिविजुअल उन प्रोस्थेटिक डिवाइस का यूज़ करते हुए जो है अपना डे टू डे लाइफ में इजीली मोबिलिटी को मेंटेन कर सके। तो यहाँ पर नॉट रेजिडुअल लिम्प काउंटर, ठीक है, तो जो भी रेजिडुअल लिम्प है उसका किस तरह की कंडीशन है उसको असिस करना ज़रूरी है। when maximum shaking अगर द प्रोस्थेटिक मेजर एंड फिट द प्रोस्थेटिस, तो एक टाइम जो है वो एडिक्वेट स्ट्रेंथ आ जाने के बाद ही या एक कैपेबिलिटी आने के बाद रिफ्लेक्सेस जो हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्पुटेशन करने की वजह से ओवरऑल डैमेज होता है। ठीक है, यहाँ पर ना सिर्फ बोन कट हो रही है, तो एंटायर लिम्ब अगर कट हो रहा है तो वहाँ पर जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो भी इम्पेक्ट होता है। ठीक है, नर्व जो है, नर्व का कितना ज़्यादा कंट्रोल वहाँ पर है, सेंसेशन कितने ज़्यादा आ रहे हैं, कितनी ज़्यादा कमांड है, तो वो लॉस हो जाती है, जो कि धीरे धीरे रीगेन होती है। तो जब उसको रीगेन कर लिया जाता है तब ही जो है एक प्रोस्थेटिक डिवाइस वहाँ पर इम्प्लांट की जाती है। ठीक है, तो ये सब जो है पेशेंट को बताना ज़रूरी है कि आपको कब प्रोस्थेटिक डिवाइस के लिए आना है, और प्रोस्थेटिक डिवाइस लगाने के बाद फिर पेशेंट को किस तरह से इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है। ठीक है, कंटिन्यूस केयर ऑफ द रेजिडुअल लिम्ब एंड प्रोस्थेटिक, उसकी कंटिन्यूस केयर जो है किस तरह से की जाना ज़रूरी है। प्रोस्थेटिक डिवाइस के बाद भी जो है पेशेंट को क्या रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, प्रोस्थेटिक डिवाइस को जो है किस तरह से रिमूव करना है एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग। जब वो उसको अगर रेस्ट में है तो उस कंडीशन में प्रोस्थेटिक डिवाइस वो निकाल के रख भी सकता है। तो ये सब जो है बताना ज़रूरी है, इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देना ज़रूरी है। उसके अलावा जो है जो भी प्रोस्थेटिक डिवाइस है जब वो अप्लाई की जाएगी तो उसकी वजह से जो है अगर जैसे अभी गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा अगर पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो उसकी वजह से वहाँ पर एक मॉइस्चर क्रिएट हो सकता है, जो कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन या स्किन इरिटेशन कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जो लिम्ब है या जो जहाँ पर प्रोस्थेटिक डिवाइस इम्प्लांट किया जा रहा है, तो दोनों को जो है प्रॉपर ड्राई करना ज़रूरी है, टाइम टू टाइम उसको ड्राई भी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, अवॉइड सोकिंग रेजिडुअल लिम्ब बिकॉज इट रिजल्ट इन एडिमा। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके तो वहाँ पर सोकिंग को जो है वो अवॉइड करना चाहिए, बट फिर भी जो है कई बार कॉटन के सोक जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि ये हेल्पफुल होते हैं टू एब्जॉर्ब प्रिसिपिरेशन यानी वही स्वेटिंग, पसीना जो आ रहा है, स्वेट जो है उसको ऑब्जर्व करने के लिए कॉटन लिम्ब जो है वो हेल्पफुल होते हैं, तो वो यूज़ किए जा सकते हैं कई बार। नेक्स्ट, अवॉइड रिंकल इन द रेजिडुअल लिम्ब शोक पोटेंशियल प्रेशर एरिया। अब यहाँ पर जो रेजिडुअल लिम्ब सोक अप्लाई किए जा रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान देना है कि उनमें किसी भी तरह के रिंकल ना रहे। ठीक है, क्योंकि रिंकल रहने की वजह से फिर वो स्किन के इंटीग्रिटी को जो है अफेक्ट कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो है फिर रेशेज़ वगैरह जो हो सकते हैं, तो वहाँ पर हमेशा रिंकल को अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट, हैव प्रोस्थेटिक चेक्ड पीरियोडिकली। तो प्रोस्थेटिक चेक के लिए जो पीरियोडिकली यानी कि टाइम टू टाइम पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाकर के चेकअप कराने की ज़रूरत होती है, वो पेशेंट को समझाना है कि कब कब पेशेंट को जो है उसके लिए आना है। टीच पेशेंट टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग एक्सट्रीमिटीज़ फ्रॉम इंजरी एंड टू द सिक्योर प्रमोट ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो किस तरह से पेशेंट को अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना है, क्या क्या जो है उसको सावधानी रखनी है, किस तरह से अपने आप को फर्दर इंजरी से एक इंडिविजुअल बचा के चल सकता है, वो सारे पॉइंट जो है यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज एम्पुटेशन के बारे में जो जितना हो सकता था वो सब बातें यहाँ पर डिस्कस करी हैं। ठीक है, तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट द एम्पुटेशन. Hopefully you are understand about the amputation and you have understand the topic. फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.